जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शासन एवं प्रशासन में अंतर। देखो, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको कि राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है, दोनों में डिफरेंस करके बताया था। लेकिन जब मैंने बताया था राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था की जो मैंने परिभाषा बताया, राज्य संचालन हेतु, राज्य संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, एक नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिसके सहारे राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो जो सरकार राज्य का जो संचालन करता है, अर्थात जो देश का संचालन करता है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करता है, तो वो किसके सहारे हो पाता है? एक नियम कानून के तहत हो पाता है, एक संविधान के सहारे हो पाता है। अर्थात सरकार को राज्य व्यवस्था संचालन करने के लिए, ना वहाँ के राज्य की तमाम प्रकार की व्यवस्था को संचालन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ता है। ऐसा मैंने राज्य व्यवस्था पढ़ाया था, इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको गहराई से अगर आपको जानना है कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले शासन एवं प्रशासन में अंतर। तो कल के टॉपिक में एक शब्द आया था शासन और शासन व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था राज्य व्यवस्था, पढ़ाया था राज्य व्यवस्था। जब भी किसी शब्द का परिभाषा जानो तो उसको अलग अलग पार्ट में बांटो, इसको संधि विच्छेद करो, अलग अलग पार्ट में बांटो। तो यहाँ आता है राज प्लस व्यवस्था। राज का मतलब हो जाता है शासन, है ना, शासन। अव्यवस्था हो जाता है व्यवस्था। तमाम प्रकार की व्यवस्था, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया, प्रशासन व्यवस्था हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, तमाम प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो जो राज का मतलब बोलते हैं कि पुराने व्यक्ति उस पर राज कर रहा है, पुराना सरकार राज कर रहा है, तो राज का शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का मतलब होता है शासन करना। क्या होता है? शासन करना। देखो, शासन किसे कहते हैं? देखो, शासन एक सरकार के द्वारा, है ना, एक सरकार के द्वारा तमाम नियमों को, है ना, तमाम नियमों और संविधान के सहारे एक राज्य का संचालन करना है। देखो, एक सरकार है, यहाँ एक सरकार है, सरकार क्या करती है? अनेक नियमों कानून के तहत एक संविधान रख लीजिए, संविधान के सहारे, मैंने परिभाषा में बताया, तो संविधान के सरकार क्या करती है? इस संविधान के सहारे तमाम प्रकार के व्यवस्थाओं को लागू करती है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करती है। इससे क्या हो सकता है? इससे राज्य कल्याण होता है, उस देश का कल्याण होता है, वहां के नागरिकों का कल्याण हो सके। तो सरकार क्या करती है? सरकार संविधान के सहारे, इस नियम कानून के सहारे तमाम प्रकार के अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करती है। इससे राज्य का क्या होता है? कल्याण होता है। इससे राज्य का कल्याण होता है, उस राज्य के अंतर्गत तमाम नागरिकों का भी कल्याण होता है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी विकास होता है। तो क्या करता है? सरकार संविधान के सहारे व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। तो इस तमाम प्रकार, इस पूर्ण प्रक्रिया को, है ना, इस सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। सरकार क्या कर रही है? संविधान के सहारे जो व्यवस्थाओं को लागू कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? शासन कहेंगे। शासन किसे कहते हैं? तो सरकार के द्वारा, सरकार संविधान के द्वारा या संविधान के दायरे में रह करके अनेक व्यवस्थाओं को लागू करती है, तब इसे कहेंगे शासन कहेंगे। शासन किसे कहेंगे? तो संविधान के तहत, है ना, संविधान के तहत, ये संविधान के दायरे जो व्यवस्थाओं को लागू करे, उसे हम शासन कहते हैं। और शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो सरकार के द्वारा शासन करने में जो व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, सरकार के द्वारा जो शासन करते हैं, उस शासन के द्वारा, है ना, तमाम प्रकार जो व्यवस्था लागू करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शासन व्यवस्था करते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा शासन करने के लिए जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिन व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, उसे बोला जाता है शासन व्यवस्था। शासन के द्वारा जो व्यवस्था लागू किया जाता है, उसे बोला जाता है शासन व्यवस्था। तो यहां से तो समझ में आ गया शासन किसे कहते हैं, शासन व्यवस्था क्या है। तो शासन क्या होता है? सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, सरकार के संविधान के दायरे में रह करके, ये संविधान के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, तो इसे कहते हैं शासन। और शासन करने के लिए जो व्यवस्थाओं को जो लागू किया जाता है, उसे बोला जाता है शासन व्यवस्था। तो शासन और शासन व्यवस्था तो समझ में आ गया, लेकिन शासन से जुड़ा एक शब्द और होता है प्रशासन। आखिर ये शासन क्या है, ये प्रशासन क्या है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है। तो देखो, तो हेडिंग लगाओ शासन और प्रशासन। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, लेजिस्लेटिव इसको इंग्लिश में बोला जाता है। एक होता है कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका। एक होता है न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आज हम देखेंगे कार्यपालिका। क्या देखेंगे? कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे और इन्हीं दोनों डिफरेंस के माध्यम से समझेंगे कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है। तो देखो, इसे हम कहेंगे अस्थायी कार्यपालिका, इसे बोलेंगे अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है? इनका कार्यकाल अनिश्चित। नेक्स्ट पे ले लेते हैं। देखो,
कार्यपालिका, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। देखो इसका पॉइंट बना बना के लिखो, इसका कार्यकाल अस्थायी एवं अनिश्चित, अस्थायी एवं अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन इधर जब बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कैसे होता है, अस्थायी एवं, देखो इधर कार्यकाल, देखो ये कार्यकाल लिखा हुआ है, तो कार्यकाल अस्थायी एवं निश्चित होता है, निश्चित होता है। दूसरा देखो, इनका निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, अर्थात इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन होता है। देखो जो मैं पॉइंट्स जो लिख रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग समझ पाएंगे कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो देखो एक तरफ लिखा है कार्यपालिका को दो पार्ट में बांटा, एक्जीक्यूटिव को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, अस्थायी एक अस्थायी कार्यपालिका। इसमें कार्यकाल अस्थायी रूप से होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है, इसमें अस्थायी रूप से होता है, निश्चित समय के लिए होता है। इसके बारे में बताऊंगा, अभी गहराई से बताऊंगा, अभी मुझे लिखने दो। तो इनका निर्वाचन, इनका इलेक्शन होता है, लेकिन इनका एक खास प्रक्रिया के द्वारा, ये इसे एक खास प्रक्रिया के द्वारा, खास प्रक्रिया के द्वारा चयन किया जाता है, चयन या नियुक्ति किया जाता है। एक बात समझ में, यह गैर ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, देखो इतना समझो, इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। देखो इनका कार्यकाल अस्थायी एवं अनिश्चित होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री को रख लीजिए, तो उनका कार्यकाल जो है ना, उनका जो समय है, तो उनका समय अस्थायी होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अस्थायी, परमानेंट नहीं होता। 5 साल के लिए वो मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, फिर से उनका इलेक्शन करवाया जाएगा, तो फिर से वो राष्ट्रपति बनेंगे। अर्थात इनका अस्थायी, परमानेंट नहीं है। और इधर हम लोग देखते हैं इनका अस्थायी एवं निश्चित होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझने की कोशिश करूंगा, इधर हमारे मंत्री लोग आ जाएंगे, नेता लोग आ जाएंगे, और इधर अधिकारी लोग आ जाएंगे, है ना, जो एक खास प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, एक एग्जाम के माध्यम से उनका जो चयन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है ना, नियुक्ति के इंग्लिश में रहता है अपॉइंटमेंट। तो इनका जो खास प्रक्रिया के माध्यम से अपॉइंटमेंट होता है, तो इनमें आ जाएंगे अधिकारी लोग, इनमें आ जाएंगे नेता मंत्री लोग। तो मंत्री लोग को हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं राष्ट्रपति महोदय का। तो राष्ट्रपति जी को हम देखते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, तो उनका परमानेंट नहीं है। लेकिन जब अगर अधिकारी की बात करें, कोई ऑफिसर की बात करें, जिनका एक खास प्रक्रिया के माध्यम से, स्टेट पीसीएस के रख लीजिए, यूपीएससी से जो आईएएस अधिकारी जो सिलेक्ट होते हैं ना, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस जो अधिकारी जो सिलेक्शन होता है, तो उनका जो कार्यकाल होता है निश्चित होता है, परमानेंट होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है परमानेंट नहीं होता, वो 5 वर्षों के लिए केवल होता है, फिर से उनका इलेक्शन करवाया जाएगा। और उनका अनिश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन अस्थायी होता है। अस्थायी बोले तो जैसे 5 वर्षों के लिए उनका राष्ट्रपति महोदय बने। अब जरूरी नहीं 5 वर्षों तक रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, 5 वर्षों से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन जब इधर देखते हैं तो उनका समय से पहले हटाया नहीं जा सकता, है ना। जो अधिकारी लोग हैं, जब तक ये कुछ गलत काम ना करे, तो उनको पहले पद से पहले हटाया नहीं जा सकता। इनमें सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन इधर ये बोला जाता है कि समय से पहले तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, हटाया नहीं जा सकता। तो इधर अधिकारी लोग हो गए, इधर मंत्री लोग हो गए, राष्ट्रपति लोग हो गए। तो राष्ट्रपति ने क्या बोला, उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों से भी पहले हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, किन बातों के आधार पर हटाया जा सकता है। तो देखो राष्ट्रपति को 3 प्रकार से हटाया जा सकता है, मतलब 5 वर्षों से पहले राष्ट्रपति को 3 अलग अलग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। पहला, वो खुद त्याग पत्र दे दे।
दूसरा नंबर, उनका जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, निंदा प्रस्ताव कर करके जब राष्ट्रपति जब कुछ गलत है, संविधान के अनुकूल ना रह करके या संविधान के विरोध में जाकर कुछ काम करने लग जाए, तो उनको जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, तो निंदा प्रस्ताव जारी कर करके उनको है ना राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तीसरा नंबर, उन पर महाभियोग लगा करके मैं इम्पीचमेंट पढ़ाऊंगा, एक अनुच्छेद में ही पढ़ाऊंगा इम्पीचमेंट, जब भाग 5 पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति का महाभियोग। तो तीसरा प्रक्रिया हो सकता है महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, आप नोट करके लिखना कि 3 पॉइंट के माध्यम से राष्ट्रपति को 5 वर्षों से पहले हटाया जा सकता है। इसलिए इस कार्यकाल को अस्थायी और अनिश्चित बोला गया। लेकिन जब इधर अधिकारी की बात करते हैं, इधर अस्थायी कार्यपालिका में अधिकारी लोग आ जाएंगे, जो आईएएस अधिकारी हो गए ना, जो यूपीएससी के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईआरएस हो गए, और स्टेट पीसीएस के माध्यम से जिन अधिकारी का सिलेक्शन होता है। इसके अलावा भी तमाम प्रकार जो अधिकारी होते हैं तो उन्हें अस्थायी कार्यपालिका बोला गया, और इनका कार्यकाल अस्थायी रूप से होता है और निश्चित समय के लिए होता है। इसे एक खास प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, एक खास प्रक्रिया के माध्यम से अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन इनका क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है, ये जनता ने, हाँ देखो, जनता के द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है। अब जब जनता ने इसे भेजा है तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, वही जनता के लिए काम करेंगे। तो जो इनका जो अस्थायी कार्यपालिका होता है, इनका निर्वाचन होता है, अर्थात जनता इन्हें इलेक्ट करता है, निर्वाचन करता है ना, वोट देकर इनको सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है। तो इनको वोट देकर के इलेक्ट किया गया, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन इसमें खास प्रक्रिया के माध्यम से, एक एग्जाम के माध्यम से नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। इसलिए ये संविधान के प्रति अर्थात सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में ये सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और नेक्स्ट पे देखो, ये देखो मैंने इधर क्या बताया आपको कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात इसे अर्थात इन्हें लोक सेवक अर्थात इन्हें जनता का सेवक कहा जाता है। और इन्हें मैं इधर लिख रहा हूं अस्थायी कार्यपालिका और इधर लिख रहा हूं अस्थायी कार्यपालिका, और इन्हें लोक सेवक कहा जाता है। लोक सेवक भी सरकार का सेवक, अर्थात सरकार का नौकर। कोई भी अधिकारी बनता है तो किसका अंडर में होता है, सरकार के अंडर में होता है, अर्थात इन्हें लोक सेवक कहा जाता है, अर्थात सरकार का सेवक कहा जाता है। तो और इन्हें लोक सेवक कहा जाता है किन्हें, अस्थायी कार्यपालिका को, जो अधिकारी लोग आते हैं, लोक सेवक कहा जाता है। इन्हें जब ये देखो, ये जनता के प्रति उत्तरदायी हो गए, ये जनता का सेवक हो गए, इसलिए इन्हें गैर पेशेवर कहा जाता है, गैर पेशेवर कहा जाता है। अर्थात इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। देखो इधर इन्हें पेशेवर कहा जाता है। यहां लिख लो इस पद को कहा जाता है लाभ का पद माना जाता है। तो देखो, अर्थात इन्हें जनता का सेवक कहा जाता है और इन्हें लोक सेवक कहा जाता है, अर्थात सरकार का सेवक, सरकार का नौकर कहा जाता है, और इन्हें जनता का सेवक मतलब जनता का सेवक करने वाला कहा जाता है। किन्हें, मंत्री लोग को। जो अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, जो सांसद लोग आते हैं ना, जो भी मंत्री और संसद नेता लोग आ गए, तो इन्हें जनता का सेवक अर्थात जनता का सेवा करने वाला कहा जाता है। और इन्हें जो अधिकारी लोग हो गए वो लोक सेवक कहा जाता है, अर्थात सरकार का सेवक कहा जाता है। इस पद को गैर पेशे, देखो यहाँ नोट करने वाली बात है, देखो इस पद को अर्थात जो मंत्री लोग हैं जिस पद पर है तो उन्हें गैर पेशेवर कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये पैसा वाला पद नहीं है, ये पैसा वाला पद नहीं है, ये गैर पेशेवर है। इससे पेशेवर पद नहीं कहा जाता। जो भी मंत्री लोग हैं जिस पद पर है उसे गैर पेशेवर कहा जाता है। लेकिन जो कोई अधिकारी जिस भी पद पर है उसे बोला जाता है पेशेवर है, वो पेशेवर पद है। वो कौन सा पद है, पेशेवर पद है। अर्थात पेशेवर कहने का मतलब हो गया कि वो पैसा वाला पद है, उस पद पर है तो उन्हें पैसा दिया जा रहा है, जिस पद पर है तो उन्हें पैसा दिया जा रहा है। लेकिन सोचो, जो मंत्री लोग हैं उन्हें गैर पेशेवर कहा गया, अर्थात जो जिस पद पर है उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। और जो अधिकारी लोग हैं
हर अधिकारी लोग उन्हें पेशेवर पद कहा गया, अर्थात उन्हें तनख्वाह दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और जो मंत्री लोग उन्हें गैर पेशेवर कहा गया, उन्हें तनख्वाह नहीं दिया गया। संविधान में, पूरे संविधान में कहीं वर्णन है ही नहीं कि नेता लोग को ना, नेता लोग को पैसा दिया जाएगा, नेता लोग को सैलरी दी जाएगी, उनकी तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह शब्द कहीं वर्णन नहीं है पूरा संविधान। कितने लोग पढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति का कितना तनख्वाह, राष्ट्रपति का तनख्वाह नहीं, उन्हें उसे तनख्वाह बोला ही नहीं गया पूरे संविधान में। ये बातें नोट करके लिख लो, अब हाईलाइट करके लिख लो। मैं ये चैलेंज देता हूँ कि संविधान में कहीं वर्णन ही नहीं है, कोई भी नेता, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, पूरे संविधान में कहीं वर्णन ही नहीं है कि उस फलाने नेता का या फलाने पद का कोई एक तनख्वाह होनी चाहिए, कोई एक सैलरी होनी चाहिए। सैलरी शब्द है ही नहीं। आई बात समझ में? मैं पढ़ाऊंगा सैलरी की जगह क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, ये हाईलाइट है, ये एक प्रकार का सीक्रेट है। मैं जब संविधान पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सैलरी की जगह, तनख्वाह की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया संविधान में। सोचो, जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उन्हें बोला गया गैर पेशेवर, अर्थात उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अधिकारी की बात आती है तो उन्हें बोला इस पद को पेशेवर कहा गया, अर्थात इन्हें सैलरी दी जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी। इन्हें संविधान में वर्णन है तो इनको पेशेवर पद कहा गया। लेकिन जो नेता लोग उन्हें गैर पेशेवर कहा गया। और इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया। ये लाभ का पद नहीं है, मतलब पैसा कमाने वाला पद नहीं है। जो मंत्री लोग है, जो है ना, जो सांसद लोग हैं, एमएलए और एमपी लोग जो है, और एमएलसी लोग है, तो इन्हें क्या बोला, ये लाभ का पद नहीं है। अर्थात जो पद है वो लाभ का पद नहीं है, वो तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं उन्हें लाभ का पद माना गया, अर्थात उनका तनख्वाह दी जाएगी। सोचो कितनी विडंबना की बात है। एक इधर सांसद, एक इधर विधायक, जिन्हें बोला जा रहा है गैर पेशेवर नहीं है और लाभ का पद भी नहीं है, पैसा कमाने वाला पद नहीं है। लेकिन जब अधिकारी की बात करते हैं तो इन्हें लाभ का पद माना गया, पेशेवर पद माना गया, इन्हें तनख्वाह दी जाएगी। और पूरा संविधान ये कहता है कि इन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तनख्वाह दी जाती है लेकिन शब्द प्रयोग नहीं किया गया तनख्वाह। और दूसरी बात, यहां एग्जाम्पल करके यहां लिख लो, इसमें नेता मंत्री लोग आएंगे, इसमें सभी लोग आ गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। इधर एग्जाम्पल लिख लो, अधिकारी लोग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किसे शासन कहेंगे। इधर लिखो, इस पद को प्राप्त करने वाले को, इधर लिख लेना, इस पद को प्राप्त करने वाले को हम क्या कहेंगे, शासन कहेंगे, मतलब शासक कहेंगे। इधर शासन, मतलब शासन के पद प्राप्त करने वाले को शासक कहा जाता है। तो यहाँ ये क्वालिटी जहां मिलेगी तो समझ जाना वो क्या है, शासन है, वो क्या है, शासन है। और इधर क्या बोलेंगे, इधर प्रशासन बोलेंगे। इस पद को प्रशासन कहा जाएगा, प्रशासन। अब प्रशासन और प्रशासक में क्या अंतर है, तो प्रशासन के पद को प्राप्त करने वाले को, व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। देखो, प्रशासन के पद जो प्राप्त कर लेगा उसे प्रशासक कहा जाएगा। और इधर मैंने बताया, जितने भी इधर क्वालिटी मैंने बताई, जहां भी ये क्वालिटी नजर आएगी तो उसे क्या समझना, दिस इज शासन, दिस इज गवर्नेंस, तो इसको बोला जाएगा शासन बोला जाएगा। और शासन जो पद प्राप्त करेगा उस व्यक्ति को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, शासक बोला जाएगा। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सिलेक्शन होगा तो आप क्या बोलोगे कि मैं शासन में हूँ या प्रशासन में हूँ, क्या बोलोगे, आप लोग प्रशासन में हो, आप लोग प्रशासन के अंतर्गत आओगे। और आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा प्रशासक, प्रशासक हो प्रशासन में, लेकिन आपको बोला जाएगा प्रशासक। अर्थात प्रशासन के पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रशासक कहा जाता है और शासन के पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शासक कहा जाता है। तो शासन से हो गया शासक, प्रशासन से हो गया प्रशासक। तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो अधिकारी बनता है वो किस में चला जाता है, प्रशासन में चला जाता है, प्रशासक बनता है। और जो नेता मंत्री लोग हैं वो उसे क्या बोलेंगे, उसे शासक बोलेंगे। बस समझ में। और देखो इसमें एक और बात नोट कर लेना कि इनका कार्य होता है, अब देखो एग्जाम्पल तो मैंने आपको इधर दोनों बता दिया। अब नेता मंत्री लोग हैं, इधर प्रधानमंत्री, तो इन लोगों का क्या काम होता है, तो इन लोगों का काम होता है नीति का निर्माण करना। यहाँ लिख लो, नीति का निर्माण करना। इनका कार्य होता है नीति में क्या होता है, नियम कानून। तो इनका होता है नीति का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना। इनका कार्य होता है नीति का निर्माण करना। और इधर जो अधिकारी है तो इन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन करना, है ना, लागू करना, नीतियों को क्रियान्वयन करना। अर्थात जो सरकार ने, इधर क्या हो गया, सरकार अर्थात जो नेता लोग ने, मंत्री लोगों ने जो नीति निर्माण कर दिया और इन्हीं नीतियों का क्या करते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं जो प्रशासन लोग होते हैं वो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और जो शासन में होते हैं अर्थात जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। तो नीतियों का निर्माण कौन करते हैं, जो शासन में होते हैं, जो शासक होते हैं उसे बोलते हैं नीतियों का निर्माण करना। और जो प्रशासन में होते हैं वो उसी नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं।